Welcome back, champs. All are excited to learn final account adjustment? Yeah, very important chapter. Already told you. So be focused. Try to give 100% of yours while going through with this chapter. बाकी चिंता नहीं, need not to be worried because I have explained this chapter with in all detail so that I am sure and I am confident that all your questions will be answers once you go through this video. So without wasting any time, let's understand and do and see what are the different adjustments we need to do the treatment for. Okay, चलो आओ शुरू करते हैं. So सबसे पहले why do we need adjustment? Adjustment की ज़रूरत क्यों है? The basic reason for this is कि जो भी हम काम कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, उसका एक बेस है. एंड व्हाट्स दैट बेस? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अभी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि द रेवेन्यू विच वी हैव अर्न and the expenses which we have incurred are recorded in the books of accounts based on when they are earned and when they are incurred rather than when they are paid. तो मतलब क्या है, जब आप कोई रेवेन्यू अर्न करते हैं या कोई एक्सपेंस इनकर्ड करते हैं तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है rather than when they are paid because it's not a payment or we can say receipt based accounting or payment based accounting. It's about when you earn it. So because of this there could be many transactions which you have entered in your books of accounts that might not be related to that particular accounting period. Let's say for example आपने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया. ओके, अब वो इंश्योरेंस प्रीमियम का ड्यूरेशन ये हो सकता है कि 1 जुलाई टू 30 जून. आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है 31 मार्च. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड क्लोज ऑन 31 मार्च. अब इसमें अगर आप देखो जुलाई से शुरू हुआ, जून तक का प्रीमियम दिया, पर आपने इसमें 3 मंथ्स का एडवांस प्रीमियम दे दिया बिकॉज योर ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च. तो अप्रैल मई जून, दीज आर 3 मंथ्स फॉर विच यू हैव मेड एडवांस पेमेंट. तभी इसमें क्या हुआ, इसका क्या मतलब यह हुआ कि आपको सिर्फ 9 मंथ्स का ही खर्चा बुक करना है. जब आपने उस वक्त खर्चा बुक किया तो आपने एंट्री कर दी होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बट नाउ यू हैव टू रिड्यूस इट दिस एक्सपेंस बिकॉज ओनली 9 मंथ एक्सपेंस रिलेट्स टू दिस पीरियड. ओके, so this is the one reason why we need adjustment. क्यों हम adjustment करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में? This is the reason. And it could be possible the expenses or the revenue which we have incurred or earned during the period might not be related to that period. क्यों? क्योंकि जैसे अभी इंश्योरेंस प्रीमियम का एग्जांपल दिया, उसी तरह हो सकता है कि आपका लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी का बिल 31 मार्च वाले पीरियड में जो मार्च ड्यूरेशन का है वो पीरियड खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ में आएगा. पर क्योंकि आपको 31 मार्च के लिए वो अकाउंट्स बुक करना है, खर्चा बुक करना है, अभी आपके पास बिल आया नहीं तो आपको पता नहीं, तो बट यू नीड टू मेक सम प्रोविजन, यू नीड टू एंटर बेस्ड ऑन सम एस्टिमेट दैट एक्सपेंस यू नीड टू बुक. सो इसीलिए कई सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो उसके लिए आपके पास बिल नहीं है बट यू नीड टू एंटर दैट बिकॉज दैट बिलोंग्स टू दैट पीरियड. दिस इज द रीजन व्हाई बेस्ड ऑन आवर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वी नीड टू डू सम एडजस्टमेंट. और दूसरा क्या होता है, इट कुड बी पॉसिबल दैट मेनी टाइम्स आप वो खर्चा बुक करना भूल गए हो, अभी कोई चीज छूट जाती है तो उसको विल ब्रिंग बैक इनटू द अकाउंट्स व्हेन वी गेट नॉलेज ऑफ दैट. एंड द सेकंड रीजन व्हाई एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, मैचिंग कंसेप्ट. एंड यू नो व्हाट डज मैचिंग कंसेप्ट सेज? मैचिंग कंसेप्ट सेज जो एक्सपेंस इनकर्ड किया है फॉर अर्निंग द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड उसको आपको बुक करना है. तो रेवेन्यू जिस पीरियड का है बुक किया आपने तो एक्सपेंस भी उसी का बुक करो, और वी कैन से वाइस वर्सा. तो दीज आर द रीजंस व्हाई वी नीड टू मेक एडजस्टमेंट. अब कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है, लेट्स अंडरस्टैंड इट वन बाय वन जो आपके कोर्स में है. और एडजस्टमेंट जो भी प्रकार की है उसमें फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड हम एडजस्टमेंट करते हैं. देन इट कम्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइक एक्सपेंसेस इनकर्ड बट वी हैव नॉट मेड पेमेंट फॉर दैट. उसी तरह फिर क्या आता है, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस. नाम सेम है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, प्रीपेड. अनएक्सपायर्ड मतलब वो एक्सपेंसेस अभी एक्सपायर नहीं है क्योंकि उनका आपने पीरियड ड्यू नहीं हुआ है, आपने पहले ही उनकी पेमेंट कर दिया. लाइक द इंश्योरेंस एग्जांपल विच आई हैव गिवन, आपने 3 मंथ्स का एडवांस पेमेंट कर दिया था. ओके, फिर क्या आता है, एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम द बिकॉज ये सारी टर्म्स जैसे मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग फॉर क्लास 11 मैंने समझाया था कि धीरे धीरे यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन ऑल दीज डिफरेंट टर्म्स. तो जैसे जैसे आते हैं अकाउंटिंग, एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम अर्न बट यू हैव नॉट रेज द इनवॉइस फॉर दैट एंड द पेमेंट हैज नॉट रिसीव.
तो आपने इनकम तो अर्न कर ली पर उसके लिए इनवॉइस रेज नहीं किया और पैसा भी उससे रिलेटेड नहीं आया. सो दैट्स अ वन काइंड ऑफ एडजस्टमेंट. द अदर इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. तो इनकम एडवांस में भी रिसीव हो सकती है. द थर्ड इज डेप्रिसिएशन. एंड उसके बाद क्या है? बैड डेट्स. बैड डेट्स के बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. फिर आता है जी आपका फर्दर बैड डेट्स. ये सब चीजें हम समझेंगे धीरे धीरे एक एक उसमें. देन व्हाट इज दैट? मैनेजर्स कमीशन. एंड देयर आफ्टर इट कम्स interest on capital. Okay, so these are all the different kinds of adjustment which we need to do to bring or to, I can say, to bring what is our profit during that period. हमें कैलकुलेट क्या करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. सो ऑल दीज एडजस्टमेंट आर डन बिफोर मेकिंग और कंप्यूटिंग व्हाट द प्रॉफिट वी हैव अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड. So let's understand it. Before starting or understanding all these adjustment, आपको एक concept से मैं वापस एक क्विक आपको इन्फो दे रहा हूँ. क्विकली वी आर रिवाइजिंग इट व्हाट वी हैड कवर्ड इन आवर पार्ट 1 ऑफ फाइनल अकाउंट. एंड दैट्स रिलेटेड टू व्हाट? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. लेट्स से आपको दे रखा है कि ओपनिंग स्टॉक, आप बाइसिकल परचेज और सेल का बिजनेस करते हैं. आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बाइसिकल का जिसकी वैल्यू है 50,000 और ड्यूरिंग द पीरियड आपने परचेजेस करी 4,30,000 की. द टोटल आपके पास जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 4,80,000. नाउ द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू इज कि सोल्ड कर दिया इसमें से कुछ बाइसिकल 2,50,000 के. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रॉफिट, तो आप क्या बोलोगे? द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ योर विल बी जितना मैंने माल बेचा है उसकी जो कॉस्ट होगी वो मैं माइनस कर दूंगा, देन आई गेट माई प्रॉफिट. यस, यू आर राइट. तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जितना आपने माल बेचा है उसकी कॉस्ट. और व्हाट इज दैट मीन? दैट इज मीन इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि आपने कितना माल बेचा है उसकी कीमत क्या है. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अगर हम ब्रेक करके पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच हैव बीन सोल्ड. अब इसको एक अब आपने ये बोला कि आपको कॉस्ट है, पर कॉस्ट कैसे पता चले? यहाँ तो मेरे पास सोल्ड जो क्वांटिटी है उसकी भी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें एक वैल्यू दे रखी है. अब कितना क्वांटिटी बेचे वो हमें पता नहीं है, तो पहले सोल्ड क्वांटिटी. तो यहाँ पर अब हमारे पास इंफॉर्मेशन, लेट्स से वी डू हैव दैट 5 बाइसिकल्स हैव बीन सोल्ड एट द रेट ऑफ 50,000, दैट इज बाय सेल जो 2,50,000. तो अब सिंपल हो गया कि मुझे 5 बाइसिकल की अगर कॉस्ट पता लग जाएगी तो आई कैन डिराइव माई प्रॉफिट. पर मुझे तो यहाँ टोटल कॉस्ट 4,80,000 दे रखा है. इफ आई जस्ट यूज द पॉइंटर फॉर यू, सो 4,80,000 का कॉस्ट हमें बताएं. अब अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, व्हाट इंफॉर्मेशन? लाइक वी हैव इंफॉर्मेशन जो अभी जैसे बताया कि 5 बाइसिकल बेची 50,000 के साथ तो 2,50,000 है. सेम वे वी हैव इंफॉर्मेशन दैट कि ओपनिंग स्टॉक जो था हमारे पास 2 बाइसिकल्स थी जिसकी कीमत एक बाइसिकल 25,000, टोटल 50,000 ओपनिंग स्टॉक. देन यू बाय 10 बाइसिकल एट द रेट ऑफ 43, सो टोटल 4,30,000. तो 12 बाइसिकल की कॉस्ट कितनी? 4,80,000. ओके, 12 बाइसिकल की कॉस्ट 4,80,000. सो नाउ वी कैन से कि 12 बाइसिकल्स की अगर कॉस्ट 4,80,000 है तो 1 बाइसिकल की कॉस्ट कितना होगा? 40,000. दैट्स अ वेटेड एवरेज बेस पे हमने एक रेट निकाल लिया कि एक बाइसिकल की कीमत 40,000. तो हमें पता लगे एक बाइसिकल की कॉस्ट कितनी है. तो यहाँ पर हम वापस जाते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है. तो 5 बाइसिकल की कॉस्ट निकालनी है, एक बाइसिकल की 40,000, तो 5 बाइसिकल की कितनी है? 2 लाख. नाउ वी कैन कंप्यूट इजिली आवर प्रॉफिट. एक बाइसिकल बेची 50,000 रुपए में एंड द कॉस्ट ऑफ दैट बाइसिकल 1 बाइसिकल इज 40,000. सो एक बाइसिकल में मेरे को प्रॉफिट आया 10,000 का, तो 5 बाइसिकल में मेरे पास प्रॉफिट आया 50,000 का. सो यू अंडरस्टैंड, दैट्स अ मेजर concept which that will be used. I'm just trying to make you understand what is cost of goods sold. तो cost of goods sold निकालने के लिए या cost of goods sold क्या profit निकालने के लिए cost of goods sold का use होता है. That I'll use it. अभी जब हम आगे के adjustment समझेंगे उसमें I'll use it, then you will correlate it कि why I was emphasizing on कि ये cost of goods sold क्या होता है. आप ही ने मुझे बताया कि मुझे cost पता होगी तो मैं आराम से profit निकाल सकता हूँ. So can we say कि at the start of the year जो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग करी और जो भी आपने परचेजेस करी, परचेज के साथ जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन पार्ट 1. इफ यू आर नॉट अवेयर यू कैन गो थ्रू व्हाट आर द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. सो 1 इज योर प्रोडक्शन कॉस्ट. तो यहाँ पर हमारे पास एक आगे कि आपने टोटल प्रोड्यूस कितना किया. लेट्स से यहाँ पर जैसे हमने परचेज करी थी 10 बाइसिकल एट द रेट ऑफ 4 लाख, टोटल कॉस्ट ऑफ 4,30,000. अब आपके पास कोई स्टॉक भी पड़ा है, तो अगर मेरे पास जितना मैंने प्रोड्यूस किया उसमें मैं ऐड कर दूं अपना ओपनिंग स्टॉक, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? इट विल प्रोवाइड मी द टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट.
जैसे यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 बाइसिकल की कॉस्ट कितनी है, 4,80,000। इसमें से अगर मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं, राइट, मेरे पास टोटल प्रोडक्ट कितने हैं मेरे पास पता लग गया। अब इसमें मेरे पास कितना अभी तक माल पड़ा है, मैंने नहीं बेचा, the goods which I have not sold, if I deduct that from the total product I am having, what do I get? I'll get the cost of goods sold, or we can say goods which have not been sold। और उनकी कॉस्ट, अगर कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉस्ट आ जाएगी, अगर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसी कंसेप्ट को अगर मैं इस तरीके से लिखे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज व्हाट, ओपनिंग बाइसिकल्स थी हमारे पास 50,000 रुपए की, परचेज करी मैंने 43 के रेट पे, 4,30,000 की टोटल कॉस्ट है। तो मेरे पास प्रोडक्ट अभी कितना कॉस्ट है, 4,80,000। इसमें से मैंने कितना बाइसिकल्स बेच दी, 5 बेच दी, तो मेरे पास कितना स्टॉक रखा, 7 बाइसिकल्स का स्टॉक आई एम हैविंग। तो 7 बाइसिकल का स्टॉक, एक बाइसिकल की अगर कॉस्ट 40,000 तो 7 बाइसिकल की कॉस्ट कितनी होगी, 2,80,000। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया, 5 मैंने बाइसिकल्स बेची है 40,000 के हिसाब से 2 लाख। तो इफ यू लुक एट द वे टू डिराइव इट, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन दिया होगा तो आपको ये क्वांटिटी रेट नहीं दिया होगा, सिर्फ आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा, परचेजेस दे रखी होगी। अब इस बेस पे तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल नहीं सकते, तो आपको क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक। सो अगर मैं टोटल, जस्ट फॉरगेट अबाउट क्वांटिटी एंड रेट एट द मोमेंट, ओपनिंग स्टॉक आपको दिए हुए, परचेजेस आपको दिए हुए और क्लोजिंग स्टॉक का आपका वैल्यू दे रखी है। तो अगर आप इसको एडजस्ट कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग और व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि आपको प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, और दिस इज द वे वी कैन डिराइव इट इवन इफ वी डोंट हैव द क्वांटिटी और रेट, जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया होता। बट मैंने जैसे बताया कि आप एक स्टॉक रजिस्टर अलग से मेंटेन करते हैं, वहां से ये डेरिवेशन होता है सारा कि मेरे पास कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितना परचेजेस हुआ, कितना मैंने सेल कर दिया, और कितना क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। ओके, सो नाउ लेट्स गो एंड मूव टू अंडरस्टैंड क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसके अलग अलग तरीके से दिया होगा। सो अंडरस्टैंड वन बाय वन। अभी एक ट्रायल बैलेंस है जिसमें आपको परचेजेस दे रखी है 4,30,000 के। आई एम जस्ट यूजिंग द सेम नंबर विच आई हैव एक्सप्लेन फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और स्टॉक आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया, तो वो नीचे एज ए एडजस्टमेंट लाइन आइटम दिए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 23 इज रुपीज 2,80,000। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अब क्या है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है पर मेरे पास बुक्स में नहीं है, मेरे को इसको बुक्स में तो लाना है क्योंकि मेरे पास असेट है उतने की, वो मैंने जो माल नहीं बेचा दैट्स माय स्टॉक एंड दैट स्टॉक इज माय एसेट, राइट। मेरे को उसको बुक्स में लेके आना है, तो मैं फर्स्ट एंट्री क्या एंट्री करूंगा, मैं क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करूंगा, अपनी बुक्स में लेके आऊंगा, स्टॉक इंक्रीज है, स्टॉक असेट है, असेट इंक्रीज डेबिट साइड में होती है, तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया। अब इसको क्रेडिट का कौन सा अकाउंट में करूंगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दूंगा। इन द पार्ट 1 आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द ट्रायल बैलेंस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी रेवेन्यू होते हैं, दैट वी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, राइट। सो नाउ दिस इज बिगिन एसेट दैट वाज नॉट ब्रॉट बैक इनटू द पिक्चर। सो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में लेके आना है और ट्रेडिंग अकाउंट को मैं क्रेडिट करके लेके आऊंगा। समझते हैं कैसे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर ओपनिंग आपको ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो आप प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, लेट्स सी। परचेजेस है, परचेजेस आप डेबिट करोगे, स्टॉक ओपनिंग भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, आप डेबिट करोगे। अब जैसे हमने पहले देखा कि अभी यहां पर क्या आ गया, आपके पास टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई, जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, जो आपने परचेज करी, टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट आई। अब इसमें से आपको क्या रिड्यूस करना है, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर कर दूं तो मेरे पास अपने आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अगर आप देखोगे जो मैंने क्लोजिंग एंट्री पास करी है टू ब्रिंग बैक क्लोजिंग स्टॉक इनटू द बुक्स, उसको अगर मैं पोस्टिंग देखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक होगा क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, और ये सब कहां आ रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो अपने आप निकल के आ गया कि मेरा कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगा। ओवर एंड अबव नाउ अब मैं क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में लेके आया हूं, अब इसका एक बैलेंस रहा, तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं बुक्स में लेके आया, इसका जब आप जीएल बन गया, जीएल बनाओगे तो बैलेंस शीट ही आएगा। अब ये बैलेंस शीट क्या, बिकॉज इट्स एन एसेट, तो इसको मैं कहां ट्रांसफर करूंगा, एसेट में, इन द बैलेंस शीट। सो इट विल कम इन द एसेट साइड 2,80,000 इन द बैलेंस शीट। ब्लू मींस एसेट, रेड मींस लायबिलिटी। Okay, this is the one type of trial balance that has been given. Let's say the other type of trial balance. So now if you look at this trial balance, यहाँ पर परचेजेस नहीं दिया हुआ, एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ 2 लाख रुपीज, स्टॉक कुछ भी मेंशन नहीं है, पर क्लोजिंग स्टॉक 2,80,000 ट्रायल बैलेंस में है। पहले इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में लेके आ गए हैं। तो अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में लेके आए तो हमने किस तरीके से किया होगा, जब ट्रायल बैलेंस बनाने
के टाइम पे क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में नहीं था, तो हमने उसे एडजस्ट किया था ट्रेडिंग अकाउंट से। सो नाउ लेट्स सी, अब मेरे को बुक्स में लेके आना है क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में लाने के लिए मतलब क्या है, असेट है, असेट को इंक्रीज करूंगा, दैट्स इंक्रीज ऑन डेबिट साइड। अब क्योंकि ये एक तरह से ट्रांसफर है, ट्रांसफर इन द सेंस की जैसे मेरे पास परचेजेस है, फर्स्ट एग्जाम उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखा, उसके बाद आपने ओपनिंग स्टॉक ऐड किया। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो जो टोटल वैल्यू में से मैंने क्या परचेजेस में से ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मेरे पास अभी स्टॉक पड़ा है, एक तरह से मैं अपनी परचेजेस रिड्यूस कर रहा हूं बिकॉज आई एम स्टिल हैविंग द स्टॉक क्वांटिटी ऑफ इन आवर एग्जांपल व्हिच आई 27। सो यहां पर क्या हुआ, परचेजेस को मैंने क्रेडिट किया 2,80,000 से। अब क्योंकि अब अगर दूसरा देखें आप, ओपनिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओपनिंग स्टॉक का जीआर अकाउंट क्रिएट किया होगा, ओपनिंग स्टॉक का आपने जब बैलेंस क्रिएट किया तो बैलेंस सीडी आता है, पर यहाँ बैलेंस सीडी नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसको क्रेडिट कर दिया है, तभी वहां जीरो आ रहा है। तो क्या हुआ होगा, एंट्री में 31 मार्च को स्टॉक को क्रेडिट किया हुआ 50,000 से। अब स्टॉक को क्रेडिट किया, इसका क्या मतलब हुआ, तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा तो मैंने जैसे बताया कि हम सब परचेज में ऐड कर देते हैं, तो हमने इसमें क्या किया होगा, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा। तो whenever we made adjustment of closing stock and opening stock from the purchases, why we do it from the purchases, because मैं सब कुछ purchases में ट्रांसफर कर देता हूँ, जितना मेरे पास टोटल वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक को मैंने purchases में ऐड कर दिया, दैट इज वाई दिस purchases अकाउंट को मैंने डेबिट किया और ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट किया, क्योंकि मैंने जो स्टॉक था वो मैंने purchases में ऐड कर दिया। पर क्योंकि पूरा का पूरा माल नहीं बिका है, इसलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में लेके आ गया हूं और मैंने परचेज को क्रेडिट किया, बिकॉज द होल क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैज नॉट बीन सोल्ड। सो दिस इज द ट्रीटमेंट why these if you look at these अगर ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक नहीं है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक भी परचेजेस से एडजस्ट कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक को भी परचेजेस से एडजस्ट करके बुक्स में लेके आए हैं। लेट्स सी ट्रीटमेंट क्या होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो अगर हम देखें एडजस्टेड परचेजेस है, डेबिट होगी, ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, तो वहां पर तो कुछ होगा ही नहीं। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में है, इसका मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस में है ऑलरेडी तो इसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो गया। ये आपको एंट्रीज नहीं दी होंगी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या एंट्रीज हुई होंगी, दैट इज व्हाई दिस आर ब्रॉट और दिस आर रिफ्लेक्टेड इनटू द ट्रायल बैलेंस। ओके, अब क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेज से हमने एडजस्ट कर दिया, पर क्लोजिंग स्टॉक बीइंग माय एसेट दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज अ बीइंग एन एसेट, असेट साइड में मैं 2,80,000 लिखूंगा। क्लियर। अब एक और टाइप का भी एग्जांपल ट्रायल बैलेंस का देखते हैं। अब इन दिस एग्जांपल इफ यू लुक एट एडजस्टेड परचेजेस भी दिया हुआ है, स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम, जस्ट अ सेकंड, अब इस ट्रायल बैलेंस में आपके पास तीनों चीजें दे रखी हैं। आप कहोगे ये अब इसमें क्या ट्रीटमेंट रहेगा, क्योंकि ऑल द थिंग्स आर देयर, समझते हैं कैसे करना है। तो एडजस्टेड परचेज दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो सबसे पहला क्या, क्लोजिंग स्टॉक अगर बुक्स ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन एडजस्टेड फ्रॉम द परचेजेस। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस, बुक्स में मैं लेके आया हूं। ओपनिंग स्टॉक यहां दिख रहा है, इसका मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक को एडजस्टमेंट नहीं हुआ। अगर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू यहां नहीं दी होती, जैसे हमने यहां देखा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं थी, इसका मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया था हमने, लाइक इफ यू लुक एट ओवर हियर। तो ओपनिंग स्टॉक अगर बुक्स में है तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक हैज नॉट बीन एडजस्टेड फ्रॉम द परचेजेस, ओनली क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन एडजस्टेड, दैट इज व्हाई क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। तो ट्रीटमेंट अगर हम देखें इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, एडजस्टेड परचेजेस हमारा डेबिट होगा, ओपनिंग स्टॉक क्योंकि अमाउंट दे रखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैं ट्रांसफर करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी है, इसका मतलब क्या है कि वी डू नॉट नीड टू डू एनी एडजस्टमेंट क्योंकि इसकी एंट्री हो गई है। तो अगर आप कंसेप्ट ध्यान रखेंगे ना क्यों ऐसा हो रहा है, देन इट विल बी मोर इजी टू लुक एट द ट्रायल बैलेंस एंड यू नो डू द ट्रीटमेंट। डोंट ट्राई टू मग इट अप कि ऐसा होता है तो ये करना है, वैसा नहीं। इसीलिए मैंने आई जस्ट ब्रोक इट डाउन विद द एंट्री वाइज की क्या एंट्री हुई होगी और दैट इज द रीजन व्हाई वी डू दैट। ओके, अब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, इसका मतलब क्या है, वो परचेज से एडजस्ट हो चुका है, इसलिए मेरे को वहां एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो पर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में क्योंकि एसेट है तो 2,80,000 में ऐसे बैलेंस शीट में एसेट दिखाऊंगा। वन थिंग आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन इज, इफ यू लुक एट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने कितना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। लेट्स सी, फर्स्ट ट्रायल बैलेंस में कितना, 4,30,000 मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया डेबिट साइड में, 50,000 मैंने डेबिट साइड में लिखा। टोटल डेबिट साइड में मैंने कितना लिखा, 4,80,000। पर ओवर एंड अबव मैंने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखा कितना, 2,80,000 मैंने क्रेडिट साइड में लिखा। तो 4,80,000 ऑन द डेबिट साइड, 2,80,000 ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट।
तो कितना बच गया 4,80,000 माइनस 2,80,000, तो डेबिट साइड में कितना रह गया 2 लाख, राइट। दैट इज माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल को ही लेके चल रहा हूँ जो पहले बताया कि 5 बाइसिकल्स बिकी हैं, एक बाइसिकल की कॉस्ट 40,000 तो 2 लाख आ गया। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला है अलग अलग तरीके हैं, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा 2 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लाना। सेकंड वाले ट्रायल बैलेंस में सीधे एडजस्टेड परचेजेस दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया। इसका मतलब क्या है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ हैव बीन एडजस्टेड फ्रॉम द परचेजेस, दैट इज व्हाई क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में दिख रहा है और ओपनिंग स्टॉक बुक्स मतलब ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है और ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 2 लाख। सो इन आवर फर्स्ट ट्रायल बैलेंस 2 lakh was the cost of goods sold. Here also 2 lakh is the cost of goods sold. Now look at this. थर्ड वाले में क्या हो 1,50,000 मैंने ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया और उसके ओवर एंड ओवर क्योंकि स्टॉक भी दिख रहा है उसकी वैल्यू है ट्रायल बैलेंस में दिखा है तो हमने 50,000 वो भी डेबिट किया। तो द टोटल और क्लोजिंग स्टॉक का नील, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कितना गया 2 लाख। सो इन ऑल द 3 केसेस बिकॉज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is 2 lakh, that is why we have only debited 2 lakh only. And अलग अलग तरीके हैं तो अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट अलग अलग ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं या एक्सपेंसेस एडवांस में जो हमने प्रीपेड कर दिए या प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, वी हैव इनकर्ड द एक्सपेंसेस बट वी हैव नॉट पेड द एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि आपने खर्चा तो कर दिया पर आपने अभी पे नहीं किया। लेट्स से 31 मार्च को सैलरी आपने बुक कर दी पर अभी आपने पे नहीं करी, आपने अपने बुक्स में सैलरी जो भी था आपने बुक कर दिया खर्चे को पर अभी पे नहीं किया। तो ये जब पे होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, पर यहाँ पर हमें क्योंकि सारे खर्चे उस साल के रिलेटेड उसी में डालने हैं, सो सैलरी अकाउंट में जब हमने डेबिट किया वो ठीक किया, पेमेंट विल बी डन इन द। तो अब उसकी क्या रिलेटेड, अब क्यों है ये यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्यों आया, लाइक आई सेड एक तो रीजन क्या हो सकता है कि कुछ खर्चे जो हमने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट मैंने बताया तो उसके कारण हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि बुक्स में ये आया नहीं, अब बुक्स में नहीं आया तो मेरे को बुक्स में लेके आना है इस एंट्री को। कैसे बुक्स में लेके आऊँगा, लेट्स सी इस ट्रीटमेंट क्या एंट्री करते हैं हम 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो मैंने क्या किया मेरे को खर्चा बुक्स में लेके आना है क्योंकि इसकी एंट्री बुक्स में नहीं है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, राइट। अब क्योंकि मैंने पे नहीं किया अभी पे करना है, जैसे सैलरी के बारे में मैंने बात करी तो अभी मेरे को पे करना है, तो अगर पे करना है तो ये क्या बन गया मेरी लायबिलिटी और इस लायबिलिटी का क्या नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 5,000 रुपये से हमने माना। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैन बी आपका सैलरी से हो सकता है, वेजेस से हो सकता है, रेंट से हो सकता है। तो जो आपको नाम देना है दैट नेम विल बी अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पर एक्सपेंस जैसे मैंने लिखा है, एक्सपेंस अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है मतलब वेजेस अभी पे नहीं करे तो वेजेस अकाउंट आ जाएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, तो एक्सपेंस का नाम आ जाएगा। यहाँ पर एक्सपेंस का नाम क्या है रेंट, तो रेंट कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम क्या है रेंट आउटस्टैंडिंग, ओके। अब ये एंट्री अगर हम बुक्स में लेके आए हैं तो लाइक ए सेड इन द फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में से जितने भी खर्चे हैं हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस में, एक्सपेंस और इनकम। अब ये भी एक्सपेंस है बट ट्रायल बैलेंस में नहीं है क्योंकि बुक्स नहीं की हुई थी, पर इसको मेरे को क्लोजिंग एंट्री तो देनी है बिकॉज खर्चे को मेरे को ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो मैं क्या करूँ, तो मैंने क्या किया उस एक्सपेंस को क्योंकि एक्सपेंस मैंने डेबिट किए एक्सपेंस को क्लोज करूंगा बिकॉज नाउ आई क्लोज दिस अकाउंट एंड ट्रांसफर इट टू दी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो मेरे को डेबिट क्या करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट क्योंकि मेरे को उसके डेबिट साइड में लिखना है, और क्रेडिट क्या करना है एक्सपेंस अकाउंट क्योंकि अभी एक्सपेंस मैं कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो एक्सपेंस अकाउंट क्लोज हो गया क्योंकि एक्सपेंस 5,000 से डेबिट है 5,000 से क्रेडिट हो गया, पर एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसलिए लिखा है इट कुड बी पॉसिबल ये जो खर्चा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है लेट्स से वेजेस है तो वो वेजेस अकाउंट में जाके होगा इसका, और अगर ये सैलरी है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या रेंट है तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होगा। ये तो हो गई क्लोजिंग एंट्री। ट्रीटमेंट क्या होगा ट्रीटमेंट ये होगा जी इसका कि एक्सपेंस है क्योंकि एक्सपेंस को मेरे को जिससे भी एक्सपेंस रिलेटेड लेट्स से वेजेस का है तो वेजेस में मैं इतना खर्चा और ऐड कर दूंगा क्योंकि ये वाला खर्चा अभी जो हमने अकाउंट मेंटेन किए थे उस टाइम पे खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो नाउ आई एम रिकॉर्डिंग इट। तो जितना भी वेजेस मेरे को बुक्स में दे रखा है उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम वेजेस लिखते हैं
और ये वेजेस और ऐड करने का है, ये वाला जो भी खर्चा है वेजेस का नाम, तो मेरे को वो इतना अमाउंट उसमें ऐड कर दूंगा। अब बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट में एक्सपेंस तो क्लोज हो गया, अब बैलेंस पर मेरे पास एक लायबिलिटी है क्योंकि मेरे को अभी पे करना है, तो बैलेंस शीट में ये एज ए लायबिलिटी चला जाएगा। क्लियर? दिस इज हाउ वी ट्रीट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नाउ लेट्स से प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड होता है पहले पे कर दिया, मतलब आपका एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ बट यू हैव मेड एन एडवांस पेमेंट। जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में इंश्योरेंस का समझा था, तो जब भी मैंने अगर एडवांस में पेमेंट कर दिया तो मेरे को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि उसी टाइम पीरियड के मेरे को खर्चे बुक करने हैं जो मेरे उस टाइम पीरियड से, जो उस ईयर से या करंट ईयर से रिलेटेड है। प्रीवियस के या पास्ट के और फ्यूचर के मेरे को खर्चे नहीं बुक करने। तो यहां पर मैंने क्या किया, पेमेंट एडवांस में कर दी, खर्चा जो ड्यू होना है नेक्स्ट ईयर की मैंने अभी पेमेंट कर दी। तो मैं इसकी क्या एंट्री होगी, तो इसका एंट्री क्या होगा, सबसे पहले अगर आपने खर्चा बुक किया तो मेरे को उस खर्चे को रिड्यूस करना पड़ेगा, टू एक्सपेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एडवांस में पेमेंट करी है। अब एडवांस में पेमेंट करी है इसका क्या मतलब है, जिसको मैंने पैसा दिया है अभी ड्यू नहीं हुआ तो मैं उसे वापस ले सकता हूँ। तो जो भी मैं उससे जब पैसा वापस ले सकता हूँ तो दैट विल बिकम व्हाट, माय एसेट्स। तो इस एसेट का क्या नाम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसलिए मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट किया, तो ये एसेट डेबिट साइड में इंक्रीज होती है। क्लियर? तो अब ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, प्रीपेड एक्सपेंसेस बीइंग एन एसेट, एसेट साइड में दिखाया जाएगा, और एक्सपेंस क्योंकि मेरे को रिड्यूस करना है क्योंकि दिस एक्सपेंस डजंट रिलेट टू दिस पीरियड। इन एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस जुलाई टू जून, तो 3 महीने का एडवांस पेमेंट है। तो अगर इंश्योरेंस का मैंने खर्चा लेट से 2000 का बुक किया हुआ है और इसमें से 500 रिलेट टू माई एडवांस पेमेंट फॉर द 3 मंथ्स, तो मैं 500 उसमें से रिड्यूस करके 1500 लिखूँ। तो एक्सपेंस को मैंने रिड्यूस किया, तो जितना भी उस एक्सपेंस का नाम है उसमें से मैं जो एडवांस पेमेंट करी है उसको रिड्यूस कर दूँ। क्लियर? लेट्स मूव एंड अंडरस्टैंड इनकम। जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकती है, प्रीपेड हो सकती है, इनकम भी एक्रूड हो सकती है, और इन एडवांस हमारा इनकम रिसीव हो सकती है। ओके, तो एक्रूड इनकम जैसे मैंने बताया क्या होता है कि एक्रूड इनकम इज नथिंग बट द इनकम वी हैव अर्न बट वी हैव नॉट रेज द इनवॉइस फॉर दैट एंड द मनी हैज नॉट बीन रिसीव। ओके, तो अब इसको बुक्स में लेके आना है तो मेरे को अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी। व्हाट अकाउंटिंग एंट्री विल बी देयर, आपको ये अकाउंटिंग एंट्री नहीं जरूरत है करने की। आई एम जस्ट गिविंग यू द बैक व्हाट यू एंट्री इज बीन डन एंड देयर आफ्टर व्हाट द क्लोजिंग एंट्री, कैसे इसको बुक्स में लाया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लाया जाता है, बिकॉज दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन, राइट। अब एक्रूड इनकम है, अब एक्रूड इनकम है तो आपका क्या हुआ, इनकम अर्न कर चुके हैं पर ये बुक्स में नहीं थी, तो आपको इनकम को बुक्स में लेके आना है। इनकम इंक्रीज ऑन क्रेडिट साइड, सो मैं इनकम को क्रेडिट कर दिया। क्लियर? अब दूसरी साइड में क्या है, डेबिट क्या करूं, अगर देखो ये कैश में रिसीव हो जाता तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट करता, अगर मैं इनवॉइस रेज कर चुका होता तो मैं डेटर्स अकाउंट को डेबिट करता, पर ना तो मैंने इनवॉइस रेज करी ना कैश रिसीव हुआ, तो तीसरा क्या बचेगा, इस असेट का क्या नाम बचा, इस असेट का क्या नाम बचा, दैट इज एक्रूड इनकम जो उन्होंने दी है। तो जो नाम दिया है उसी नाम को वी यूज इट जस्ट एज एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम 10,000 से 10,000 माना है तो हमने डेबिट कर दिया। अब इसका क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, क्योंकि आप इस इनकम को बुक में लेके आना है तो ये क्रेडिट को मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा और ट्रांसफर करना पड़ेगा ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो इनकम को डेबिट किया क्योंकि इनकम का अकाउंट क्लोज किया। आपको क्लियर है कि जितने भी एक्सपेंस है इनकम है वो सब क्लोज होते हैं, और वो क्लोज कहाँ होते हैं, वी ट्रांसफर देयर बैलेंसेस टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके, तो इनकम को मैंने डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसको करूंगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 50,000। दिस इज द एंट्री। अब इस एंट्री के कारण ही अगर हम देखेंगे ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता है, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा इस एंट्री के कारण। अगर आप इसकी पोस्टिंग करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो कहाँ लिखोगे बाय इनकम लिखोगे, राइट। तो इनकम इंक्रीज हो रही है, तो अगर हम ये देखें तो मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, तो इसलिए मैंने जितना भी इनकम था वो मैं वहां पर इंक्रीज कर दूंगा विद द अमाउंट जो रह गया। दूसरा क्या है, डेटर्स आर एक्रूड इनकम। डेटर्स इनवॉइस रेज की होती है, डेटर्स दैट इज माय एसेट, कैश आया था तो भी माय एसेट। तो एक्रूड इनकम का नेचर क्या हुआ अकाउंट का, एसेट। तो एंड एसेट इंक्रीज हो रही तो मेरे को बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसको दिखाना है। ओके, अब समझते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब एडवांस में इनकम रिसीव हो गई है, इसका मतलब क्या है, अभी वो ड्यू नहीं हुई है। जैसे हमने एडवांस में पेमेंट कर दी थी इसी तरह हमने इनकम भी एडवांस में पैसा आ गया। तो हमें क्या होगा, मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, जब मैंने इनकम बुक करी होगी तो मैंने ज़्यादा से बुक करी होगी, पर उसमें से कुछ हिस्सा
एडवांस में आया है, तो मेरे को ऐसा रिड्यूस करना है। और इनकम रिड्यूस किस तरफ होती है? डेबिट साइड में। तो मुझे क्या एंट्री करनी पड़ेगी? इनकम को मेरे को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ आई एम रिड्यूसिंग इनकम बिकॉज दिस इनकम आई रिसीव्ड इन एडवांस। इट का मतलब ये हुआ वो इस पीरियड से बिलोंग, जो मेरा करंट अकाउंटिंग पीरियड है उससे बिलोंग नहीं करती, दैट बिलोंग्स टू दी नेक्स्ट पीरियड। तो इनकम को रिड्यूस करना है, इनकम रिड्यूस डेबिट साइड में होती है, तो इनकम अकाउंट को डेबिट किया। अब क्रेडिट किसको करना है? अब क्रेडिट क्या करूंगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे अब रिड्यूस तो कर दिया, अब किससे करूं मैं इसको एडजस्ट किससे करूं? क्योंकि मेरे को इनकम रिसीव्ड इन, तो दूसरा अकाउंट क्या हुआ? जैसे एक्रूड इनकम में एक्रूड इनकम अकाउंट था और इनकम का तो था ही कि इनकम मेरे को यहाँ पर बुक्स में लेके आनी है और यहाँ पर उससे पैसा लेना है, उससे एसेट है। यहाँ पर क्या है? इनकम मेरे को रिड्यूस करनी है, तो मैंने इनकम रिड्यूस कर दी। और क्यों करी? क्योंकि इनकम मेरे को एडवांस में रिसीव हुई है। तो ये अब इस अकाउंट का नेचर क्या होगा? अब ट्रीटमेंट क्या देखते हैं? ट्रीटमेंट क्या होगा? इनकम को मैं रिड्यूस करूंगा, जैसे अगर मैंने 1000 रुपए का कुछ इनकम मेरे पास है, जिसमें से 200 रुपए इज रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड, मैचिंग कंसेप्ट भी यही बोलता है। तो 200 मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 200 मैं रिड्यूस कर दूंगा, यहाँ पर 5000 रिड्यूस कर दूंगा। अब दूसरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का नेचर क्या हुआ? लाइक एक्रूड इनकम, क्योंकि मेरे को पैसा लेना है तो मेरा असेट है। या अगर मैं दूसरी बात करूं, मैंने अगर एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने पहले इससे समझा, तो वो क्या हुआ मेरा? दैट बिकम माई एसेट बिकॉज आई कैन टेक द मनी बैक फ्रॉम द पर्सन, क्योंकि मैंने एडवांस में पेमेंट किया और ड्यू नहीं है। इसी तरह मेरे कस्टमर ने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया, तो नाउ इट बिकम्स व्हाट? वो मुझसे मांग सकता है ना इस पैसे को, इट बिकम्स माई व्हाट? इट बिकम्स माई लायबिलिटी, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मेरा वो अभी ड्यू नहीं है, तो पैसा तो आ गया। ही कैन आस्क फॉर दिस मनी एंड आई हैव टू पे बैक, क्योंकि अभी वो ड्यू नहीं है। तो इट बिकम्स द नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज लायबिलिटी। क्लियर? थोड़ा सा पानी पी लीजिए। Okay, now let's understand the other one. Depreciation. अब depreciation is what? It's a decline or reduction in your value of asset. कैसे होती है? अब I'm using this phone, I'm using this laptop. इससे क्या हो रहा है? यूसेज से मेरा इसका वैल्यू रिड्यूस होगी। फिर क्या होगा? पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम जाता है उसके कारण भी हो सकता है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब अगर मेरे पास एक ये फोन है, इसके अलावा कोई नया टेक्नोलॉजी और इसका एक एडवांस वर्जन आ गया, सो दिस विल गेट डेप्रिशिएटेड इन वैल्यू। सो दीज आर द रीजंस, ऑब्सोलेसेंस कहते हैं हम उसे, जिसके कारण ऑब्सोल कर दिया मैंने, ऑब्सोलेसेंस। ओके, क्लियर? तो दिस इज द रीजन व्हाई दिस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब सिंपल है, अब इसको भी मैं अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब बुक्स में इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन एंट्री हुई नहीं है, तो मेरे को क्या करना है? डेप्रिसिएशन इज माय लॉस, बिकॉज रिडक्शन हो रही है वैल्यू में, तो लॉस इंक्रीज होता है डेबिट साइड में, सो आई राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब ये इसका इम्पैक्ट क्या कर रहा है? मेरी असेट की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो मेरा असेट का रिडक्शन कहाँ होता है? क्रेडिट साइड में, तो मैंने असेट को रिड्यूस कर दिया। ओके, जो भी एसेट का नाम है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सर्स है, व्हाटएवर, कंप्यूटर है, तो ये रिडक्शन हो गया। अब इसको जैसे हर एक को मैं बुक्स एक्सपेंस को क्लोजिंग एंट्री रहती है, क्योंकि आई हैव टू ब्रिंग बैक इनटू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो मैं क्या करूँ? इस डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेरे को क्लोज करना है, बिकॉज नाउ दिस एक्सपेंस हैज टू बी ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मैं रिड्यूस कर दूंगा और डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट करूंगा, तो उसका अकाउंट क्लोज हो गया और ट्रांसफर कहाँ किया मैंने? इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन को मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस दोनों लिखा है रादर देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि ये भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में कि आपका जो फैक्ट्री मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हो सकता है, प्लांट मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया हो सकता है, तो दैट डेप्रिसिएशन इज अ डायरेक्ट, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। लाइक आई सेड, direct expenses are recorded in the trading account and indirect expenses are recorded in profit and loss account. So this is the entry related to that. अब अगर आप इसका ही पोस्टिंग देखेंगे, because this is what now I have passed this entry, आपको ये सब एंट्री करने की जरूरत है, पर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया, डेप्रिसिएशन क्योंकि बुक्स में नहीं था, मेरे को बुक्स में लेके आया हूँ, तो इसलिए मेरे को ट्रेडिंग और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करना है, तो इंक्रीज कर दिया मैंने डेप्रिसिएशन का अमाउंट विद दिस अमाउंट विच वाज नॉट देयर और वी हैव रिकॉर्डेड अर्लियर। ओके, फिक्स एसेट क्या होगा? एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो मेरा एसेट की वैल्यू इस ये वाला डेप्रिसिएशन ओवर एंड अबव जो डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी बुक किया हुआ है वो, तो दिस इज अ डेप्रिसिएशन एक ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी बुक किया हुआ है। कुछ एक डेप्रिसिएशन जो अगर नहीं बुक किया है, लेट्स से भूल गए डेप्रिसिएशन बुक करना किसी उस पर, तो हमने बुक्स में लेके आए, तो उस एसेट से हम टोटल डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर देंगे। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ मैनेजर्स कमीशन, बिफोर दैट देयर इज अ बैड डेट्स, देयर इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, there's a discount on debtors, provision for discount on debtors, या further bad debts. All these 3 or 4 adjustment
I have done it separately because I want to give more emphasis on that कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसलिए उसका अलग वीडियो बनाया है. इसमें द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड, सो विल गो विद दैट. आई डोंट वांट यू टू बी बर्डनड अप और आपके पास मतलब ओवर हो जाए, सो दैट यू कुडंट एबल टू डाइजेस्ट दैट. इसलिए उस पार्ट को मैंने अलग कर दिया, इस पार्ट बाकी एडजस्टमेंट मैंने इसमें ले ली. अब मैनेजर कमीशन क्या होता है? कई बार बिजनेस अपने मैनेजर्स को कमीशन देते हैं प्रॉफिट में से. अब ये जो कमीशन दे रहा है प्रॉफिट में से, अब वो प्रॉफिट डिपेंड्स करता है वो किस क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, घुमाते हैं. तो कैसे घुमाते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि प्रॉफिट जो आपको मैनेजर कमीशन निकालना है वो हो सकता है कि प्रॉफिट बिफोर दिस कमीशन भी हो सकता है, आपको जो भी परसेंटेज अप्लाई करने हैं. और ये भी दिया सकता है आपको मैनेजर का कमीशन किस प्रॉफिट पे अप्लाई करें, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दिस मैनेजर कमीशन. समझ यार, आपने प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, सारे खर्चे डाल दिए, सारे रेवेन्यू डाल दिए, तो आपके पास एक प्रॉफिट निकल के आया. पर अभी इसमें मैनेजर कमीशन नहीं है क्योंकि आपको अप्लाई करना है. तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है अगर उस पर ही प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन दिया है तो विल अप्लाई आर परसेंटेज ऑन दैट. पर अगर प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन दी है तो अभी तो हमें पता नहीं कि मैनेजर कमीशन कितनी है तो उसके लिए किस तरीके से वी डू आर कंप्यूटेशन, विल अंडरस्टैंड विद दिस. तो मैनेजर्स कमीशन को पहला एग्जांपल लेते हैं. XYZ हैज ए प्रॉफिट ऑफ 1100 बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन. ओके, XYZ का 1100 रुपए का प्रॉफिट है, पर इसमें अभी मैनेजर कमीशन चार्ज नहीं है. और इसमें क्या लिखा है, मैनेजर्स को 10% का कमीशन दिया जाता है. और 10% किस पे दिया जाता है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. तो यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 1100 का मेरे को दिया हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है, और जो मेरे को रेट चार्ज करना है वो भी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे चार्ज करना. तो सिंपल है, 1100 रुपए पे मैं 10% चार्ज कर दूंगा तो मेरे पास 110 आ गया. ओके, दिस इज सिंपल. बट यू नीड टू बी पे मोर फोकस कि उसने परसेंटेज किस पे अप्लाई करने को बोला है. लाइक यहाँ पर 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और प्रॉफिट भी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. नाउ लुक द अदर पार्ट. यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन दिया लाइक इन द फर्स्ट एग्जांपल. पर यहाँ पर जो 10% उसने बोला है जो कमीशन प्रॉफिट पे चार्ज करना है, वो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. अब आपके पास तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है, अभी आफ्टर वाला कैसे निकालें, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन. लेट्स अंडरस्टैंड इट. आई जस्ट वांट टू ब्रश इट अप हाउ वी डू थिंग्स मैथमेटिक्स में. अगर मैथमेटिक्स में हमें ये सब चीजें दी होती तो हमें किस हिसाब से करते हैं. तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट आफ्टर पे निकालना है. तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन इज 100. अब सिंपल हो गया मेरे लिए कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन मुझे मिला हुआ है और 10% मेरे को उस पर चार्ज करना है. तो उस पर अगर मैं 10% चार्ज करूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 10 आ जाएगा. सॉरी, 100 पे 10% चार्ज किया 10 आ जाएगा. अब मैं निकाल सकता हूँ मेरा प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितना होगा. राइट, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितना होगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मुझे दिया हुआ है, उसमें मैं कमीशन अगर ऐड कर दूंगा देन इट विल प्रोवाइड मी प्रॉफिट बिफोर. तो मैंने यहाँ पर क्या माना था, प्रॉफिट आफ्टर मैंने 100 माना था, कमीशन मेरे पास 10 का आ गया, तो मेरे का प्रॉफिट बिफोर कितना हुआ 100 + 10. राइट, 100 इज माई प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन. मैनेजर की कमीशन कितनी आई 10, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर कितना आ गया, तो 10 मेरे मैनेजर की कमीशन है, प्रॉफिट आफ्टर वो है, दोनों को ऐड करके 110 आ गया. नाउ अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करें तो उसमें एक इस तरीके से हम लिखते हैं, मुझे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन टू मी. मेरे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन दिया, राइट, 1100. कमीशन कितनी है मुझे पता नहीं, मैंने उसे x मान लिया कि मुझे अभी इसमें नहीं पता क्योंकि मैं तो 10% चार्ज करूंगा, मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग तो है नहीं. अब जो ये एग्जांपल जो मैंने एस्टिमेशन के बेस पे काम किया उसमें मेरा प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 110 आ गया, और कमीशन कितनी है, इस कमीशन के हिसाब से हमने देखा 10 आ गई. तो अब ये एक रेशियो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बन गया जिसमें क्या होता है, 1 इज मल्टीप्लाई विद 4 एंड 2 इज मल्टीप्लाई विद 3. तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, 110x इज इक्वल टू 1100 इंटू 10. अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना निकल के आएगा, तो 1100 इंटू 10 डिवाइडेड 110 इज इक्वल टू 100. सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मैनेजर कमीशन. आराम से सिंपल से भी कर सकते हैं. इसका एक छोटा सा मैंने डिटेल में गया हूं, अगर आपको सिर्फ वैसे ही समझना तो अब ये देखिए कि यहाँ पर 1100 का प्रॉफिट बिफोर दिया हुआ है, मेरे को 10% चार्ज करना है किस पे, आफ्टर पे. तो इसका मतलब क्या हुआ 1100, तो 10 का मैं क्या कर दूंगा 10% में
1% एक तरह से ऐड हो गया, तो मेरा कितना हो गया 110 हो गया, तो 10 का मैं 110 कर दूँ। क्लियर है? अगर यहाँ पर 10 की जगह 5 होता तो मैं इसको नीचे, मेरा बेस क्या हो जाता, डिनोमीटर पे फोकस करना। यहाँ पर सीधा सीधा है तो मैंने डिनोमीटर मेरा 100 है, तो जितना भी कमीशन परसेंटेज दे रखी है वो 100 में मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि 1100 मुझे दिया हुआ है तो प्रीवियस का निकालना, तो मैं उतना ऐड कर दूँगा। तो इफ यू डिवाइड इट बाय 110 इंस्टेड ऑफ 100, इट विल प्रोवाइड मी सेम आंसर। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ डू वी कंप्यूट दैट। नहीं समझ में आया तो जस्ट लिसन दिस वीडियो अगेन सो दैट यू विल गेट क्लैरिटी ऑन दैट। नाउ कम्स टू द अकाउंटिंग पार्ट। अब मैनेजर कमीशन है, मैनेजर कमीशन इज व्हाट, खर्चा है मेरा, और खर्चा में डेबिट साइड में इंक्रीज होता है। मैंने मैनेजर कमीशन को डेबिट किया, अभी पे नहीं किया हुआ, तो क्या होगा, मेरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो गई, क्योंकि मेरे को पे करना है। तो मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मैंने आउटस्टैंडिंग O/S लिखा है, दैट्स आउटस्टैंडिंग, यू नीड टू राइट डाउन कंप्लीटली। तो ये 100 रुपीज़ का अज्यूम मैंने ये माना है कि हमने सेकंड वाला एग्जांपल के बेस पे यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। अब इसमें क्लोजिंग एंट्री हुई, क्योंकि अभी खर्चा है, अब इस खर्चे को मेरे को ट्रांसफर करना है। तो इस खर्चे को ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री हुई होगी, प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि मैनेजर कमीशन इज डायरेक्टली नाउ रिलेटेड टू द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से, 100 का है, कमीशन अकाउंट को क्लोज करना है, मैनेजर कमीशन अकाउंट को, तो मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। ओके, तो ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होगा, ट्रीटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सीधा सीधा ये एंट्री से ही पता लगता है कि आपको डेबिट साइड में मैनेजर कमीशन लिखना है, तो मैनेजर कमीशन डेबिट साइड में आप लिख देंगे, तो मैनेजर कमीशन डेबिट साइड में चलेगा। तो आपको एग्जांपल्स में जब आप ये सब कैलकुलेट करोगे, आपने ये निकाला, ये सब एंट्री की तो जरूरत नहीं है, सो डायरेक्टली आप डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो भी कमीशन का अमाउंट आया आप लिख देंगे। अब मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग का क्या करें, आउटस्टैंडिंग इज माई लायबिलिटी, तो मुझे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है। सो आई एम गिविंग यू द पिक्चर ऑफ ट्रीटमेंट इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड ट्रीटमेंट इनटू द बैलेंस शीट। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कई बार प्रोपराइटर, क्योंकि आपका प्रॉफिट लॉस सोल प्रोपराइटर के बेस पे है, तो प्रोपराइटर क्या करता है, जो भी कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी उस पे वो इंटरेस्ट आता है, तो उसको इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट देता है। तो ये इंटरेस्ट किस पे देता है, इंटरेस्ट जो देगा वो ओपनिंग कैपिटल पे देगा। ओके, तो अगर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं, तो वो परसेंटेज पूरे साल का उसमें लग जाएगा ओपनिंग कैपिटल की अगर हम बात करें। पर अगर देयर सम कैपिटल विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, कुछ बीच में लेके आए, तो मेरे को कैसे कैलकुलेट करना है, यू नो दैट प्रोपोर्शनल बेस पे कैलकुलेट करना है, तो मेरा फॉर्मूला उसी सबसे होगा। यहाँ पर इस एग्जांपल में मैंने बताया 20,000 इज इंट्रोड्यूस ऑन 1 October 22, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%। Assume your financial year is April 22 to 31st March 23. ओके, इंट्रोड्यूस कैपिटल कब करिए, अक्टूबर में, तो 6 महीने तक का इंटरेस्ट है अक्टूबर टू मार्च। तो मेरे को जब मैं फॉर्मूला निकालूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 20,000 into 10% into 6/12, बिकॉज इस कैपिटल पे 6 महीने का इंटरेस्ट देना, बिकॉज कैपिटल बिजनेस में 6 महीने के लिए रही है। जो ओपनिंग कैपिटल है दैट रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर द फुल ईयर, सो दैट इज व्हाई आई विल कैलकुलेट इट फॉर द फुल ईयर। अब इसके अकाउंटिंग एंट्री सेम वे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में खर्चा, तो खर्चा मैंने डेबिट साइड में इंक्रीज होता है, मैंने डेबिट किया। अब इसका दूसरा इंपैक्ट क्या है, दूसरा इंपैक्ट इज दिस इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग व्हाट, it's not impacting my asset, it's not impacting my liability, but it's impacting my capital, because प्रोपराइटर को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगी, तो कैपिटल हमने इंक्रीज कर दी उस अकाउंट से। क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, अब नाउ ऑल द एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर्ड फॉर द पीरियड हम प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, तो मेरे को उसको ट्रांसफर करना है, तो आई ट्रांसफर इट टू दी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया एंड प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया। तो ये सेम वे ट्रीटमेंट यहाँ पर नजर आ गया है कि इस इंटरेस्ट कैपिटल को क्या करना है, मेरे को डेबिट साइड में इंटरेस्ट लिखना है। अगर ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट दे रखा है तो उसमें मेरे को ऐड कर देना है। सो यहाँ पर डेबिट साइड में मैंने इंटरेस्ट डाल दिया, और बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में कैपिटल में मैं इस इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा। ओके, सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द एडजस्टमेंट, देयर इज अ वेरियस एडजस्टमेंट दैट इज देयर। सो गो थ्रू विद ऑल दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड all the relativity, और उसमें मैनेजर्स का कमीशन को कैसे कैलकुलेट करना है उसको एक बार ढंग से समझ लीजिएगा। आपको फोकस रखना है कि क्या एक्रूड इनकम का क्या मतलब होता है। मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इस द होल वीडियो विच इज देयर ऑन दिस एडजस्टमेंट, कौन कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। एक्रूड इनकम का आपको डेफिनेशन समझ में आना चाहिए, मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है उसको आपको देखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यू नीड टू नो
कि पीरियड क्या है, कोई बीच में कैपिटल लेके तो नहीं आया. सो ऑल दिस फैक्टर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू मेक योर ट्रीटमेंट. आपको कुछ अकाउंटिंग एंट्री नहीं करनी. आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स आर मूविंग, दैट हाउ एंड वाई इज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको वो समझ में आता है तो आप आराम से किसी भी अकाउंटिंग और ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय बाय. गुड नाइट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.